भारत ने औपचारिक तौर पर संभाली G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिए जाने और सर्वस्पर्शी विकास पर दिया जोर। विदेश मंत्री ने तमाम चुनौतियों के बीच अध्यक्षता संभालने को बताया गर्व का विषय। ऐतिहासिक स्थलों को किया गया रोशन। गुजरात में पहले चरण के लिए कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक करीब 60% वोटिंग। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। विभूतियों की प्रतिमाओं पर प्रधानमंत्री की पुष्पांजलि। काफिला रोक एम्बुलेंस को दिया रास्ता। नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.45 लाख करोड़ के पार। लगातार 9वें महीने रहा 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। पिछले साल की समान अवधि से 11% बढ़ा। एफएम रेडियो चैनलों पर मादक पदार्थों और हथियारों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर सख्ती। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित चैनल के खिलाफ की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी की विस्तृत एडवाइजरी। और फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एफ में क्रोएशिया और मोरक्को ने अंतिम 16 में बनाई जगह। कुछ देर बाद ग्रुप ई के मुकाबलों में जापान, स्पेन और जर्मनी, कोस्टारिका के बीच मुकाबला। जर्मनी पर मुकाबले से बाहर होने की लटकी हुई है तलवार। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत अहम खबरों के साथ। भारत ने प्रतिष्ठित और अति महत्वपूर्ण समूह G20 की अध्यक्षता आज ग्रहण कर ली। भारत की 1 वर्ष की अध्यक्षता अगले वर्ष 30 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान देश के विभिन्न स्थानों में 32 अलग अलग सेक्टर्स की लगभग 200 बैठकें होंगी। दिसंबर के शुरू होते ही भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में यूनिवर्सिटी कनेक्ट नाम से कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग जगहों और राज्यों के 75 विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया आपूर्ति श्रृंखला से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से गुजर रही है, तो ऐसे में G20 की अध्यक्षता संभालना जहां एक गर्व का विषय है, तो वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी। Our endeavor is to make that consensus more relevant through a wider process of consultation. Indeed, our very choice of guest countries is reflective of this intent. Harmonizing various interests is something that is ingrained deeply in India's history and culture. We have long been a pluralistic and consultative society who have debated issues openly before we arrive at a decision. Since this is deeply ingrained in our DNA, we have never been insecure with diversity. Our essential unity is not only the basis for pluralism, but it is also a source of confidence for engaging the world. वसुधैव कुटुंबकम G20 के लिए भारत का ध्येय वाक्य भी यही है, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक साझा भविष्य। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि देश के पास अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत को विश्व के एक बड़े मंच पर रखने का बेहतरीन अवसर भी है। It is also our responsibility to showcase in the most rightful ways befitting her stature and glory. India has as much uniqueness as it has diversity. We have a responsibility to bring out the best traditions of India before the world. G20 जो दुनिया के जीडीपी की 85% हिस्सेदारी साझा करता है और 75% वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी रखता है, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान विशेष तौर पर ग्रीन मूवमेंट को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ बहुउद्देशीय वैश्विक मंचों में सुधार को लेकर भी जोर रहेगा। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया।
वहीं विदेश मंत्रालय ने G20 की अध्यक्षता को लेकर कहा कि भारत इससे हर एक व्यक्ति को जोड़ना चाहता है और इसे पब्लिक का G20 बनाना चाहता है। Our presidency cannot be successful without involving the young citizens of India, the youth of India. That is why for us, all of you are the most important constituent of this G20. Our efforts at engaging the youth in G20 activities. We are also involving school students through special G20 sessions in various schools. Taking this people's participation concept further, today the Hornbill Festival in Kohima features a special focus on the G20. We will try to do that with some other festivals as we go along. 100 monuments, including some UNESCO World Heritage Sites, are being specially illuminated today, and citizens have been invited to join a selfie campaign that is being run by MyGov around those illuminated monuments. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आज G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस अवसर पर मैं वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत एक सफल अध्यक्षता के लिए देश को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। अतिथि देवो भव की सम्मानित परंपरा में मैं भारत में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूं। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को शुभकामनाएं दी हैं। The theme of India's presidency, One Earth, One Family, One Future, perfectly sums up the future of global technology as well. At no time in history have we seen faster development of new technologies. Emerging tech is fundamentally reshaping our economies and our daily lives. मौका ऐतिहासिक है और नई उम्मीदों से भरा हुआ है। आम जन को G20 से जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगो जारी किया गया। वहीं देश के ऐतिहासिक स्थलों को विशेष रूप से रोशन किया गया। ये लाइटिंग विश्व धरोहर और भारत के ऐतिहासिक संरक्षित इमारतों में 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। भारत का प्रयास साझा भविष्य के लिए साझा समाधान पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और G20 लोगों के साथ देश के कई ऐतिहासिक स्थल आज रोशन हो उठे। देश के 100 ऐतिहासिक धरोहर ऐसे ही 7 दिसंबर तक रोशन रहेंगी। साथ ही साथ MyGov लोगों के साथ सेल्फी का भी एक विशेष अभियान चला रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम ने कई देशों के साथ संबंधों पर सकारात्मक असर डाला है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल के दौरान भारत द्वारा दुनिया भर में चलाए गए विकास कार्यक्रमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। We have this program called Vaccine Maitri, which is like vaccine friendship, by which we supplied vaccines to a very large part of the world. Okay, and many of the recipients of these vaccines were countries who had vaccine production centers much closer than India. So, if you go to many countries in the CARICOM, in the Caribbean, or you go to people in the Pacific, or you go to countries in Africa, many of them, their first vaccines came from India. Whereas, as I said, theoretically they could have got it from alternative sources. I cannot overstate to you the goodwill and the impact that it has made on countries. विदेश मंत्रालय ने उत्तराखंड में भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच जो अभ्यास चल रहा है, जिसका के नाम युद्धाभ्यास रखा गया है, उस पर चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि वे किसी अन्य देश को यह वीटो नहीं देता है कि उसे किस देश के साथ युद्धाभ्यास करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने चीन की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास से वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में भारत चीन के बीच हुए साल 1993 और 1996 में हुए करार का उल्लंघन होता है। युद्धाभ्यास की बात कर रहे हैं औली में। ये हमारे जो सन 1993 और 1996 की समझौते के बारे में बात करते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका। हम कहना चाहेंगे कि चीनी पक्ष इन समझौतों को अपने ही जो उल्लंघन करते हैं इन्हीं समझौतों का, उस पर विचार करना चाहिए
उनकी आवश्यकता है कि वो देखें क्यों वो उनको ऐसे समझौतों को उल्लंघन कर रहे हैं। गुजरात में आज पहले चरण के लिए कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। गुजरात में पहले चरण की राज्य की 89 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात समेत राज्य की 19 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण की सभी सीटों पर सुबह 8 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई थी, जो शाम के 5 बजे तक चली। कई पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। मतदान का समय समाप्त हो जाने के बाद भी कई बूथों पर पंक्ति में खड़े लोग अपने अपने बारी का इंतजार करते देखे गए। Phase of Gujarat general elections, 8 o'clock the poll started and it started very nicely and the whole day the polling completed very successfully and very peacefully. सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में मोरबी, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर और भावनगर सहित 12 जिलों में वोट डाले गए। इन जिलों में तमाम मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे। कई जगहों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। लोग पहले मतदान फिर जलपान के संदेश का पूरी तरह पालन करते दिखे। इत्मीनान पंक्तिबद्ध लोगों ने मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार किया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। दक्षिण गुजरात के भरूच, सूरत, तापी सहित 7 जिलों में भी हाल ऐसा ही रहा। भरूच में कई मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। हमारी फर्ज है, हमारा काम अच्छा था है, हमारा नागरिक की फर्ज है वोट देना ही। हमने आज सपरिवार प्रथम घंटे में ही मतदान किया। हमें भी सभी राष्ट्र हित को लेकर जो काम करने वाले हैं, ऐसे विचारधारा को मत के अभी पे वापिस आए हैं। मैंने बेरोजगारी को ध्यान में रखकर वोटिंग किया है और महंगाई को ध्यान में रखकर वोटिंग किया है। लास्ट 2 ईयर से बेरोजगारी और महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। हम लोगों को काम भी कम हो गया है, इसलिए हमने मुद्दा तो यही रखा है कि युवाओं को बेरोजगार है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए इंतजाम किए गए थे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुविधाएं बनाई गई थी। कई जगहों पर महिलाओं ने भी जमकर मतदान किया। कई पोलिंग बूथों पर इन महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राज्य के फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी पहली बार मतदान का उत्साह देखते ही बनता था। सब यंगस्टर्स को देश का विकास देखना चाहिए कि किसमें क्या सही है और यंगस्टर्स को ही फ्यूचर को डिसाइड करना है कि कैसे हमें आगे जाना है और क्या सिचुएशन में रहना है। आज मुझे बहुत खुशी है, मैंने पहली बार वोट किया। आगे बढ़ रहा है गुजरात, तो गुजरात का तो फिक्स ही है जनता किसे चूज करने आएगी। और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार है हमारे सभी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करे और इसीलिए मैं ये वोटिंग करने आई हूँ। लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़े चेहरे भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में किसी से पीछे नहीं छूटना चाहते थे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में एक मतदान केंद्र पर वोटिंग की। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने जामनगर में तो उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने राजकोट में मतदान किया। चुनाव प्रचार की भागम भाग से समय निकालकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत में वोट डाले, तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भावनगर के एक मतदान केंद्र में अपने मत डाले। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने पोरबंदर में, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी मां के साथ अमरेली में मतदान किया। आम आदमी पार्टी के नेता अल्पेश कथीरिया और भाजपा नेता दर्शना जरदोश ने भी सूरत में मतदान किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नवसारी जिले में सपरिवार लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना बहुमूल्य मत दिए। पहले चरण के मतदान के लिए राज्य में 25,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। गुरुवार को मतदान के साथ ही 69 महिला और 719 पुरुष उम्मीदवारों के साथ कुल 788 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। राज्य की इन 89 सीटों पर 339 निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले में है। बंद ईवीएम के नतीजे राज्य में 8 दिसंबर को होने वाले मतगणना के बाद सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और गुजरात में पहले चरण की सीटों पर मतदान खत्म होते ही दूसरे चरण का प्रचार भी चरम पर है।
अहमदाबाद में 5 दिसंबर को मतदान होना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे शहर में एक लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री का काफिला अहमदाबाद की 16 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा, लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन किया। अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने देश की महान विभूतियों सुभाष चंद्र बोस, दीनदयाल उपाध्याय को नमन भी किया। और रोड शो के दौरान एक बार प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना भी पड़ा। दरअसल एक एम्बुलेंस को उसी सड़क से गुजरना था जिधर से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। गुजरात में दूसरे चरण के क्षेत्रों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चुनाव प्रचार किया गया। गुजरात चुनाव में एक ओर पहले चरण का मतदान चल रहा था, तो दूसरी ओर दूसरे चरण के इलाकों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। तमाम राजनीतिक दल रोड शो और रैलियों के जरिए जनता तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में रैलियां करके जनता से वोट मांगा, तो अहमदाबाद में रोड शो किया। अहमदाबाद के रोड शो में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अमित शाह ने सबका अभिवादन किया। शाह ने इस दौरान कहा कि जितनी बार गुजरात में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द का प्रयोग किया, उतनी बार जनता ने बैलेट बॉक्स में जवाब दिया है। इस बार भी मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता देगी। जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। बाद में अमित शाह ने विसनगर में रैली की और जनता से फिर बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील की। शाह ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा के वीजापुर में रोड शो किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के बायड विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करती रही। कांग्रेस संकट के समय जनता के साथ खड़ी नहीं रह सकती। न ये आपकी सुख दुख में सहभागी बन सकते हैं, न ये आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, न ये आपको सुरक्षा ही दे सकते हैं, और न हमारे देश को ये वैश्विक स्तर पर सम्मान ही दिला सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जमकर प्रचार कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके राज में गरीबों की समस्याएं हल नहीं हुई हैं। इतने साल हुकूमत करने के बावजूद भी क्यों यहाँ पर पानी की किल्लत है? क्यों आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहा है? 2-3 साल के मुकाबले में अगर आप सोचेंगे तो 17% अत्याचार बढ़ गए हैं। आम आदमी पार्टी का भी प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। दोनों ने अहमदाबाद में रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं और युवाओं को तमाम गारंटी दी जाएगी। ये चुनाव आपका भविष्य बना सकता है। ये चुनाव गुजरात का भविष्य बना सकता है, गुजरात का भविष्य बदल सकता है। ऊपर वाले का इशारा समझो और सारे जने मिलके इस बार अपने लिए, अपने परिवार के लिए झाड़ू का वोट दबाना। उल्लेखनीय है कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की राज्य की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात के लिए भी मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध की घटनाओं के खिलाफ की जा रही है।
राजस्थान में भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा के जरिए अपना शंखनाद फूंक दिया। पार्टी के मुताबिक ये यात्रा राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध, सांप्रदायिक घटनाओं के खिलाफ की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर के दशहरा मैदान आदर्श नगर से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा, राजस्थान राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए। 1,20,000 लाख करोड़ रुपए हमारे फार्मर्स का, किसान का कर्जा चुकाना था। और क्या कहा था राहुल ने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इतना गिनूंगा और फिर कर्जा माफ हो जाए। अभी वो यात्रा पर हैं, जरा उनसे पूछना ये 1, 2, 3, 4 की गिनती भूल गए हो कि याद है? और लोगों को बताना कि आक्रोशित हम इसीलिए नहीं है, हम आक्रोशित इसलिए हैं कि कांग्रेस पार्टी आंखों में धूल झोंकती है और हमारे हितों के नुकसान पहुंचाती है। इस बात को आपको कहने की आवश्यकता है। भाजपा अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया। लक्ष्य प्रदेश के 2 करोड़ लोगों से जनसंपर्क करने और तकरीबन 75,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के हैं। भाजपा अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाए कि प्रदेश में विकास कार्यों को अटकाने का काम किया जा रहा है। वहीं कई योजनाएं नाम बदलकर प्रदेश में चलाई जा रही हैं, लेकिन इससे अशोक गहलोत को कोई लाभ नहीं होगा। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदल करके अगर जन आहार योजना रखे तो इसको ये कहते हैं कि जिल्द बदल दिया। किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन नेता का औकात पता चल जाती है कि सोच कितनी हल्की है। अगर भामाशाह स्वास्थ्य योजना उसको चिरंजीवी योजना बना दिया, क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश भाजपा के मुख्यालय में पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठक भी की। राजस्थान में कांग्रेस की आपसी कलह और कुशासन के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश यात्रा कितना असर डाल पाएगी, इसका अनुमान करना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तय है कि भाजपा ने साल 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से काफी पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर इरादे जता दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में जीएसटी राजस्व नवंबर महीने में सालाना आधार पर 11% बढ़कर करीब 1.46 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये लगातार 9वां महीना है जब माल और सेवा कर राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इस साल नवंबर महीने में जीएसटी राजस्व पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 11% अधिक रहा। नवंबर 2022 में ये 1,31,526 करोड़ रुपए था। केंद्र सरकार ने एफएम रेडियो चैनलों को शराब, मादक पदार्थों, हथियारों, गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का महिमा मंडन करने वाले गाने चलाने या प्रसारित करने को लेकर परामर्श जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर निर्धारित नियमों और शर्तों के मुताबिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक नोट लिया था कि ऐसी सामग्री नई उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और गैंगस्टर संस्कृति को जन्म देती है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।